ओके, सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 5। ये जो एफोरिज्म है जिसमें हैनिमन ने होम्योपैथी के जितने भी फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सजेशन, एडवाइस इस फुटनोट में दिया है कि किस तरह से हम डिजीज को क्योर करने के लिए उसके रूट कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और रूट कॉज को फाइंड आउट करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो एक साधारण सी बात है कि हर कोई जब होम्योपैथी का कोई टॉपिक निकलता है, होम्योपैथी की बात चलती है, तो ये एक बात सामने आ जाती है, हर किसी के मुंह से हम ये सुनते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी को जड़ से निकाल देती है। अब ये जड़ क्या होता है और वो जड़ से क्यों निकालती है? तो ये जड़ होता है उसका रूट कॉज। जब रूट कॉज ट्रीट होगा, रूट कॉज उसके जड़ से निकल जाएगा, तो बीमारी जो डिजीज है वो ऑटोमेटिकली जड़ से निकल जाएगा, रूट से निकल जाएगा। तो ये इसीलिए शायद ये कहावत होम्योपैथी के लिए हो गई कि होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी को जड़ से निकालते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड है दिस एफोरिज्म नंबर 5 पे। क्योंकि इसमें हैनिमन ने ये बताया कि किस तरह से हम डिजीज के रूट कॉज को निकालते हैं, और रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए इस एफोरिज्म में ये भी हैनिमन ने दिया है कि रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए किस किस बातों की जरूरत होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब वो किसी भी होम्योपैथ के पास जाते हैं तो अरे यार वहां पे तो बहुत सारा बताना पड़ता है, लंबी चौड़ी हिस्ट्री लेते हैं, बहुत देर तक बैठाते हैं, बहुत सारा पूछते हैं, है ना, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, है ना, सब कुछ वहां पे बताना पड़ता है। जैसे कि किसी लॉयर के पास बताते हैं उसी तरह से इनके पास बताना पड़ता है, हर डिटेल वो लेते हैं। तो ये हर डिटेल जब हम लेते हैं तभी हम इस रूट कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी जड़ को ढूंढ सकते हैं। जब तक जड़ को ढूंढेंगे तब तक कोई बीमारी को बैठा नहीं सकेंगे। इसीलिए तो ये जरूरत होती है कि इतनी सारी हिस्ट्री निकालना, पेशेंट को सब कुछ पूछना, क्योंकि उसमें उसके बीमारी का कारण छुपा होता है और उस कारण को हमें ढूंढना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, हर पेशेंट के लिए ये जरूरी है कि जब भी आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सब चीजें खुल के बताना बहुत जरूरी है। अपनी पूरी हिस्ट्री देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मेंटल हिस्ट्री होती है, मतलब आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या हुआ था। क्योंकि होम्योपैथी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है कि होम्योपैथी में ये कहा है, ये माना गया है कि कोई भी डिजीज जो होता है वो अपने मानसिकता की वजह से होता है। जब भी हम कभी किसी मानसिक परेशानी में होते हैं तो उसके बाद ही शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो हर बीमारी का जड़ हमारे माइंड से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसमें मेंटल हिस्ट्री देना बहुत जरूरी होती है। आपका स्वभाव कैसे है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स कैसे है, आपके हैबिट्स कैसे है, आपके मेंटल्स में ये सब चीजें आती हैं, तो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी होता है। और यही हैनिमन ने सब कुछ इस एफोरिज्म नंबर 5 में बताया कि किस तरह से इन सब बातों से हिस्ट्री निकालना जरूरी होता है, और वो वे हैनिमन ने इसमें दिया है। तो आज हम देखेंगे एफोरिज्म नंबर 5। ओके, तो मैं इस एफोरिज्म को पढ़ता हूं। Yes. So, the physician's guide to uncovering root causes. That means decoding the disease. इस फुट नोट के दो पार्ट है। एक पार्ट में हैनिमन ने बीमारी के जो भी डिजीज होता है उसके कॉजेशंस बताए, और ये कॉजेशन टू टाइप से टाइप के, एक तो एक्साइटिंग कॉज और दूसरा क्रॉनिक डिजीज, दैट इज फंडामेंटल कॉज। तो जो
एक्साइटिंग कॉज होता है, ये एक्यूट डिजीज के लिए होता है, जो सडन आते हैं, ये उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, और वो रिलेटेड होता है आपके माइंड से या फिर आपके फिजिकल से। उसमें बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये एक्यूट बीमारियां होती है। तो दूसरा कॉजिशन होता है, दूसरा डिजीज होता है क्रॉनिक डिजीज। और क्रॉनिक डिजीज के लिए हैनेमन ने फंडामेंटल कॉजेज दिया। अब ये फंडामेंटल कॉजेज क्या होते हैं, तो होम्योपैथी जिस तीन फंडामेंटल कॉजेज पे बेस है, दैट इज कॉल्ड माइजम। और ये माइजम के तीन पार्ट है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो ये जो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस होता है, ये बाय बर्थ हमें मिलता है। और बाय बर्थ जैसे सोरिक है तो जैसे कि एक बच्चा है अभी अभी जिसने जन्म लिया है, तो उसके अंदर ये तीनों मायाजम आए होते हैं। और ये तीन मायाजम ये स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जब उसके साथ कुछ होगा, कुछ मेंटली होगा या फिर उसके साथ कुछ होगा, उसके बाद इसमें से जो स्ट्रांग है वो एक्टिव हो जाएगा। कि जैसे कि अगर सोरा एक्टिव होता है तो उसमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जैसे बचपन में बहुत सारे इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं, मतलब उनको बहुत सारे इन्फेक्टिव डिजीज पट से हो जाते हैं, दैट इज द सोरिक डिजीज, सोरिक मायाजम। तो इनका जो पॉजिटिव फैक्टर होगा वो सोरा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत जल्दी वेट गेन होता है, वो बहुत स्लो होते हैं, डल होते हैं, मेंटली डल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ओबेज होते हैं, उनमें बहुत जल्दी ट्यूमर, सिस्ट, इस टाइप की बीमारियां होती है, तो वो आता है साइकोसिस में। तो इनका जो फंडामेंटल कॉज होता है वो साइकोसिस होता है। और तीसरा टाइप है सिफिलिटिक। सिफिलिटिक बच्चे एक्चुअली बहुत ही मिचीवियस होते हैं, वो किसी से डरते नहीं, कभी भी कुछ भी करेंगे, उनका एंगर बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, कट वुंड्स लाइक दिस, डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनका होता है, तो वो जाता है सिफिलिस पे। जब ये इसमें से कोई भी एक मायाजम उनमें ऑलरेडी ब्लूम होगा, तो उसे कहते हैं हम फंडामेंटल कॉज। तो ये दो कॉजेशन हैनेमन ने इस एपोरिज्म में दिया है, एक्साइटिंग कॉज फॉर एक्यूट डिजीज एंड फंडामेंटल कॉज फॉर द chronic disease. So useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, and also the most significant points in the whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to chronic myasthenia. So एक्साइटिंग कॉज फॉर एक्यूट डिजीज एंड फंडामेंटल कॉज फॉर द क्रॉनिक डिजीज, ये होगा इस एफोरिज्म का पहला पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हैनेमन लिखते हैं, इन दिस इन्वेस्टिगेशंस द असरटेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic। तो ये पर्टिकुलरली क्रॉनिक डिजीज के लिए हैनेमन ने लिखा है कि his moral and intellectual character। तो क्रॉनिक डिजीज में जब हमें पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए कैसे और कहां से हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है। तो मॉरल्स एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, तो उसकी मेंटल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। हिज ऑक्यूपेशन, पेशेंट क्या करता है, कौन सा काम करता है, उनका खानदानी बिजनेस है कि वो सर्विस में, लाइक दिस। सो ऑक्यूपेशन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर to find out the root cause of the chronic disease। then mode of living and habits, मोड ऑफ लिविंग भी आजकल ये हमारे लाइफ से बहुत जुड़े हुआ है, इसलिए मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। इन बातों से हमें वो पॉइंट्स निकालना है, वो हिस्ट्री निकालना है जिसकी वजह से उससे ये क्रॉनिक डिजीज हुआ है। देन हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, हिज एज, सेक्सुअल फंक्शंस एटसेट्रा। तो इतने सारे पॉइंट्स हैनेमन ने यहाँ पे दिए हैं जिसमें से हमें ये क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना होता है, आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ओके, तो ये होगा सेकंड पार्ट ऑफ दिस एफोरिज्म। अब इसका मैं कंक्लूजन मीनिंग इस एफोरिज्म का आपको बताता हूँ। द कंक्लूजन ऑफ एफोरिज्म नंबर 5 emphasizes that physician must take a holistic and comprehensive approach to diagnosis and treatment by considering
not only the immediate symptoms and probable causes of acute diseases, but also the patient's entire history, physical constitution, lifestyle, and personal circumstances. Physical constitution, lifestyle, and personal circumstances, the physician can better understand the underlying, often chronic causes of illness. This thorough understanding enables the physician to address the root causes, leading to more effective and lasting cures. तो ये है कंक्लूजन इस एफोरिज्म नंबर 5 का, जो हैनेमन ने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है कि रूट कॉज ढूंढना, रूट कॉज निकालना क्यों जरूरी है और वो कैसे और कहां से निकालना है. तो विथ माय अंडरस्टैंडिंग दिस एफोरिज्म मीन्स टू effectively treat a patient, a physician should look beyond just the immediate symptoms. Yes, for the acute diseases, they need to consider the likely cause of an acute illness and the full history for a chronic disease. So, including the patient's physical constitution, lifestyle habits, and personal background. This comprehensive approach helps the physician identify the root cause of the disease, leading to better treatment outcomes. तो ये बहुत ही अच्छा एफोरिज्म हैनेमन ने यहाँ लिखा है, जिससे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि रूट कॉज फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है और वो कैसे और कहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, और किस तरह से हम एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज की ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं. सो यहाँ पे 2 टाइप्स दिए हैं, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट डिजीज. एक्यूट डिजीज में कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं और किस तरह से निकालना होता है. सो एक्साइटिंग कॉज इज द कॉज ऑफ दिस एक्यूट डिजीजेस. सो फॉर एक्यूट डिजीजेस which come on suddenly, it's important to identify the most likely trigger of or cause. This could be mental upset and infection, injury or exposure to harmful substances. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फैक्टर्स या फिर उसके टाइप्स यहाँ पे दिए हैं हैनेमन ने कि मेंटल अपसेट्स से एक्यूट डिजीज होते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नीचे भी एग्जांपल्स आए हैं कि अगर जैसे कि अभी एग्जाम का ब्रेक शुरू है तो बहुत सारे बच्चे को फीवर आता है, लूज मोशंस होते हैं, है ना. तो ये ऐसा क्यों होता है एग्जाम पीरियड में ही? बिकॉज ऑफ द एंजाइटी एंड एंटिसिपेशन. ये बच्चों को एग्जाम का डर लगता है, कैसे होगा, बहुत सारी एंजाइटी उनके माइंड में होती है, जिसकी वजह से एग्जाम के पहले इनको फीवर आ जाता है. तो दिस इज द मेंटल कॉज, दिस इज एक्साइटिंग कॉज फॉर फीवर. ओके, देन बहुत सारे इंजुरीज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, है ना. एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर होता है, एक्सपोजर टू कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड थिंग्स ऐसा होता है. देन हार्मफुल सब्सटेंसेस, इस वजह से भी एक्यूट डिजीजेस होते हैं. तो और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है जो हैनेमन का. patient comes in with a sudden high fever, headache and muscle ache or muscular pain. अब यहाँ पे एक्साइटिंग कॉज क्या है? द फिजिशियन डिस्कवर्स दैट द पेशेंट रिसेंटली वेंट hiking in an area known for tick infestation. तो यहाँ पे फिजिकल एग्जांपल है मैंने दिया, जो पहले मैंने मेंटल कॉज का बताया, अभी यहाँ पे फिजिकल कॉज. तो ये एक बच्चा है, एक पेशेंट है जिसको फीवर आया, वो बॉडी एक है, हेडेक है. ये क्यों आया? तो उसके पीछे जो रूट कॉज है वो है कि ये एक टिक, जहाँ पे टिक है उस एरिया में ये गया, जिसकी वजह से उसे ये टिक इन बाइट हुआ, जिसके बाद उसे ये फीवर आया. सो द फिजिशियन डिस्कवर्स दैट द
patient recently went hiking in the area known for tick infestation. So this is Lyme disease. तो इस टाइप के डिजीज को कहते हैं लाइम डिजीज कॉज बाय द टिक बाइट. ओके, तो टिक बाइट ये यहाँ पे इसका एक्साइटिंग कॉज हुआ. नाउ क्रॉनिक डिजीज. अब क्रॉनिक डिजीज में किस तरह से हमें कॉजेशन फाइंड आउट करना होता है, तो हिस्ट्री एंड कॉजेस. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री. So chronic diseases develop slowly and last long time. Understanding the entire history of the disease helps in finding its fundamental cause. तो फंडामेंटल कॉज फाइंड आउट करने के लिए उसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी लाइफ से जुड़े हुए हर बात को जानना बहुत जरूरी है. ऑफन क्रॉनिक डिजीजेस आर लिंक्ड टू ongoing issues, sometimes referred to as chronic miasm, which are underlying factors that contribute to long-term illnesses. तो यहाँ पे मोस्टली हैनेमन ने ये बताया कि क्रॉनिक डिजीज होने के पीछे एक ही रूट कॉज होता है, दैट इज द मायाजम. तो कौन सा मायाजम, कौन से मायाजम में पेशेंट था, ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. For example, a lady has been experiencing persistent fatigue, joint pain, and mood swings for several months. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैंने यहाँ दिया है. और उसकी हिस्ट्री जो है, अब ये इस बीमारी का, इस लॉन्ग लास्टिंग परसिस्टेंट फटीग और जॉइंट पेन्स का पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, और हिस्ट्री में ही इसका कॉज मिल सकता है. सो आफ्टर अ थॉरो एग्जामिनेशन एंड डिस्कशन, द फिजिशियन लर्न्स दैट द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन. ये है उसका फंडामेंटल कॉज कि पेशेंट बहुत लंबे पीरियड से डिप्रेशन में चल रहा है, वर्क्स लॉन्ग आवर्स इन स्ट्रेसफुल जॉब and has a family history of autoimmune disease. और दूसरा जो फंडामेंटल कॉज यहाँ पे मिला है, दैट इज द ऑटोइम्यून डिजीज. तो उसके फैमिली हिस्ट्री में ये ऑटोइम्यून डिजीज मिला है. ऑटोइम्यून डिजीज ये सिफिलिटिक मायाजम में आता है, और सिफिलिटिक मायाजम वहां पे ऑलरेडी ब्लूम था, जिसकी वजह से उसे ये प्रॉब्लम आया, जिसे हम ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सी वॉज इन सिफिलिटिक मायाजम, और उस सिफिलिटिक मायाजम की वजह से, वो सिफिलिटिक मायाजम में होने की वजह से उसे ये बीमारी हुई. तो ऐसे अब ये सिफिलिटिक मायाजम तो उसमें आया था, लेकिन वो इनएक्टिव था, स्लीपिंग मोड में था. उसे किसने जगाया? तो ये जो लाइफ में छोटी मोटी बातें होते रहते हैं ना, जैसे कि पेशेंट आता है और हिस्ट्री में बोलता है ये तो सभी के घर में होता है, ये छोटी मोटी बातें तो हर किसी के लाइफ में होती है. तो वही छोटी मोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि ये लेडी है, इसके लाइफ में क्या हुआ, शी वॉज इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल जॉब. तो ये स्ट्रेसफुल जॉब ने उसके इस सिफिलिटिक मायाजम को एक्टिव कर दिया, उसे जगा दिया, जिसकी वजह से उसे ये ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, जो उसके फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी प्रेजेंट था. तो ये हो गया उसका फंडामेंटल कॉज. तो इस तरह से हमें क्रॉनिक डिजीज में फंडामेंटल कॉज फाइंड आउट करना होता है. सो मायाजम ऑलरेडी ब्लूम, an autoimmune disorder potentially triggered or exacerbated by chronic stress and depression. Okay, so this is the cause for chronic disease. Now, अब क्या क्या पूछना है हमें पेशेंट से, किस तरह से हमें हिस्ट्री लेना है. जैसे कि पेशेंट बैकग्राउंड, पेशेंट का बैकग्राउंड कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बैकग्राउंड में कौन सी बातें हैं, हम ये वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे. टू इफेक्टिवली अंडरस्टैंड एंड ट्रीट पेशेंट, द फिजिशियन शुड कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइफ. तो उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन. तो पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है. अब फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि उसका फेस कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसका लुक कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, उसके हेयर्स कैसे, उसके हैंड्स कैसे, उसके फिंगर्स कैसे, बहुत सारी चीजें इसमें आती है. सो दिस इंक्लूड द पेशेंट्स ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, बॉडी टाइप and any pre-existing conditions. Yes, so
कुछ ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन उसके बॉडी पे दिखती है क्या। देन इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, अ मिडल एज पेशेंट प्रेजेंट विथ क्रॉनिक बैक पेन, मिडल एज पेशेंट। सो द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ये उसका पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। किस तरह से, द पेशेंट ओवरवेट एंड हैज अ सेडेंटरी जॉब, ओवरवेट है और उसका जॉब भी सेडेंटरी है, दिन भर चेयर पे बैठे रहना, जिस वजह से उसे ये लंबर डिस्क प्रॉब्लम हो सकता है, लाइकली एग्रीवेटेड बाय देयर वेट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उसे ये क्रॉनिक बैक पेन स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे सेडेंटरी लाइफ ये हो गया पॉजिटिव फैक्टर जो उसके फिजिकल से निकला है। देन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द पेशेंट्स पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड द मेंटल स्टेट कैन बी इन्फ्लुएंस देयर हेल्थ एंड रिस्पॉन्स टू इलनेस। किस तरह से मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉनिक डिजीज में रूट और कॉज फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल डॉक्टर हैनेमन की थ्योरी से भी आया है, और मैं भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एक फिल्म मैंने अभी अभी देखी जिसका नाम है एडोलेसेंट। इसमें एक 13-14 ईयर्स ओल्ड बॉय होता है जो बहुत ही कम एज में, मतलब 13 और 14 साल के बच्चों में इतनी समझ आना, इतनी अंडरस्टैंडिंग आना, और ये क्यों, तो बिकॉज ऑफ द मोबाइल्स मीडिया, है ना। ये जो डिजिटल मीडिया हुआ है ना, जिसका बहुत बुरा असर बच्चों पे हो रहा है, उनके मॉरल्स, उनका इंटेलेक्चुअल बहुत डैमेज होते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल्स। मोबाइल्स में फिर ये जो इंटरनेट, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होते हैं, इसके बहुत बैड इफेक्ट्स बच्चों पे हो रहे हैं, जिसमें जिस वो सब बैड इफेक्ट इस फिल्म में दिखाए गए कि किस तरह से एक 13 इयर्स बॉय को एक लड़की एक मतलब बहुत ही बुरी तरह से उसे एक्सपोज करती है, और उसके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेजेस भेजती है, और किस तरह से वो खुद को इंसल्टिंग फील करता है, और जिस वो इंसल्टिंग की वजह से उसके मॉरल्स एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसका इंटेलेक्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो बच्चा उस बच्चे का मर्डर कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो बच्चा ऐसा क्यों हुआ, वो बच्चा डिस्ट्रक्टिव क्यों हुआ, वो बच्चा इतना वायलेंट क्यों हुआ। तो ये उसके वायलेंट होने की वजह, उसको इस डिप्रेशन में डालने की वजह जो है, वो होता है उसके बीमारी का फंडामेंटल कॉज। ये उसमें क्यों गया, तो ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए हमें उसके मॉरल्स और इंटेलेक्चुअल फंक्शन, कैरेक्टर्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो ये होते हैं इंटेलेक्ट एंड मॉरल characters. Okay, so a teenager has been experiencing severe anxiety and frequent panic attacks. So moral and intellectual character, the physician learns that it is generalized anxiety disorder. Teenager is a high achieving student putting immense pressure on themselves to excel academically. So यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि किस तरह से बच्चों में एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं जब वो उनका गोल कंप्लीट नहीं कर पाते, और पेरेंट्स का बर्डन उन पे होता है, तो दे लूज देयर मॉरल्स एंड द इंटेलेक्चुअल। ओके, इसीलिए इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल्स लेना हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। देन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, है ना। बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जो डिजीज बॉर्न होते हैं, जिनमें डिजीजेस हो जाती हैं। द type of work the patient does as it may expose them to certain risk and the stressors. Example, an adult patient complains of persistent cough and shortness of breath. तो ये बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसमें ये बीमारियां होती है, जैसे कि पेशेंट डस्ट में वर्क करना, किसी कंपनी में वर्क करना, जैसे कि कॉटन के जो
फैक्ट्रीज होते हैं उसमें वर्क करना। द पेशेंट वर्क्स इन अ फैक्ट्री विथ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल फ्यूम्स, दिस इज ऑक्यूपेशनल अस्थमा। इसीलिए ऑक्यूपेशन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, आजकल की मोड ऑफ लिविंग बहुत ही बैड हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको बहुत देर देर तक बैठ के काम करना होता है, रात रात भर जाग के काम करना होता है। तो ये जो मोड ऑफ लिविंग है और उनके हैबिट्स है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज बॉर्न होते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल चॉइसेस सच एज डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न्स एंड द सब्सटेंस यूज, है ना। बहुत सारे बच्चे रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। देन थर्ड इज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन। आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, घर में आप सबसे कैसे बिहेव करते हैं, बाहर सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करते हैं, ये भी बातें पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें बहुत हेल्पफुल होता है रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए। द पेशेंट्स रिलेशनशिप एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम which can affect mental and emotional well-being. इसका एक एग्जाम्पल, एन एल्डरली पेशेंट विथ डायबिटीज हैज पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल। Social and domestic relation. The physician discovers that the patient lives alone and has difficulty managing their diet and medication regimen. इसका अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल देखा जो मैं आपको बताता हूँ, कि एक लेडी जो सोशली बहुत एक्टिव थी, बहुत सारे लोगों से उसके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे, लेकिन दैट लेडी वाज फेमस फॉर द सेक्सुअल रिलेशंस टू मेनी पीपल्स आल्सो। और उस लेडी का एक बच्चा जो अ, कहीं जॉब करता है, और ये लेडी अपने बच्चे के यहाँ जाती है, क्योंकि बच्चे लड़के की शादी हो गई और शादी के बाद वो उनके साथ रही नहीं, इसलिए वहां जाती है। और वहां जाने के बाद जो डोमेस्टिक रिलेशंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री के लिए, तो वहां जाने के बाद उसे ऐसा पता चलता है कि उसकी बहू उससे कुछ अच्छा बिहेव नहीं करती है ना, वो उसका गुस्सा करती है, उसको ताने मारती है। ये बहुत अच्छा उसे रखना चाहती है, बेटी के जैसा रखना चाहती है, लेकिन बहू नहीं चाहती कि मेरी सास यहाँ रहे। तो उनके रिलेशंस, डोमेस्टिक रिलेशंस बिगड़ते जाते हैं, उसके साथ फिर बच्चे के साथ भी रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, बच्चा भी अपने वाइफ की साइड लेना स्टार्ट करता है, जिससे ये लेडी बहुत स्ट्रेस में आ जाती है और उसे हेमिप्लेजिया हो जाता है, ब्रेन हेमोरेज होती है और उसे हेमिप्लेजिया होता है। तो ये होता है कि आपके डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, आपके सोशल रिलेशंस कैसे, जो एक मेजर फैक्टर हो सकता है डिजीज फॉर्म करने के लिए। सो द फिजिशियन डिस्कवर्स दैट द पेशेंट्स लिव्स अलोन एंड हैज डिफिकल्टी मैनेजिंग देयर डाइट एंड मेडिकेशन रेजिमेन। ओके, देन एज फैक्टर आल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे डिजीज बचपने में ही होते हैं, बहुत सारे डिजीज ओल्ड एज में होते हैं, सो एज फैक्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो डिफरेंट एज ग्रुप्स आर मोर ससेप्टेबल टू सर्टेन डिजीजेस एंड मे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये ऐसी बीमारी है जो बचपन में ही होती है, बच्चों में ही होती है, और पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में होती है, इसीलिए थैलेसीमिया ये इम्पोर्टेंट है, एज रिलेटेड है। देन सेक्सुअल फंक्शन, आपके सेक्सुअल फंक्शंस कैसे, उस पर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें डिपेंड होती है, इसलिए ये भी पूछना और जानना बहुत जरूरी होता है हिस्ट्री में। द पेशेंट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एनी रिलेटेड इश्यूज अबाउट सेक्सुअल लाइफ। For example, a young woman reports irregular menstrual cycle and difficulty conceiving. तो यहाँ पे एक यंग वुमन का एग्जाम्पल है, मैंने दिया। ऐसा ही एक सेम एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 2 दिन पहले मेरे पास एक यंग गर्ल आई जो 18 इयर्स की है, और वो गर्ल पॉलीसिस्टिक ओवरी से सफर हो रही है। अचानक उसे ये डायग्नोस हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गई, जिसकी वजह से यूएचजी सजेस्ट किया और यूएचजी में उसे पीसीओडी निकला। अब ये उसे पीसीओडी क्यों हुआ, इसका
पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिस्ट्री में मिला कि कुछ तभी 2-4 महीने पहले उसका एक छोटा ब्रदर है जिसे एडमिट किया था कुछ 15 दिन के लिए, और वो उस 15 दिन में बहुत स्ट्रेसफुल थी, बहुत स्ट्रेस से गुजर रही थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई को कुछ हो गया तो कैसा होगा, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे करूंगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मैं अकेले रहूंगी, मेरे भाई को कुछ नहीं होना होगा। ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो फियर है रिलेटेड टू द ब्रदर, तो जो पीसीओडी का कॉजेशन होता है ये उससे ही होता है, उससे ही रिलेटेड होता है। जब भी कोई अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, और अपने से छोटा होता है, उससे रिलेटेड एंजाइटी, उससे रिलेटेड टेंशन, उससे रिलेटेड इनसिक्योरिटी, फियर, ये ओवरीज में सिस्ट क्रिएट करती है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल, और ये हिस्ट्री अगर नहीं मिलती तो शायद उसके ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए किसी भी डिजीज की अगर ट्रीटमेंट परफेक्टली होनी चाहिए, अगर वो परफेक्टली क्योर होना चाहिए, तो उसके लिए हिस्ट्री पूछना और हिस्ट्री बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एज एंड सेक्सुअल फंक्शन, द पेशेंट is in her early 30s, and a detailed history reveals symptoms of polycystic ovary syndrome. Yes, PCOS recommends mental emotional factors like lifestyle changes such as weight management and exercises. Okay, so this is the age and sexual function. Now, at the last, how this approach is holistic approach. By looking at all these factors, the physician can get a complete picture of the patient's health. This helps in tailoring treatments that address both the symptoms and the root causes of their illness. इसीलिए हैनेमन ने इसे holistic consideration क्या कहा है, comprehensive approach कहा है. So at the last, in summary, the aphorism emphasizes the importance of thorough and holistic approach to understand both immediate and underlying causes of disease, considering the patient's entire life context to provide effective treatment. अगर आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना है, आपको कंप्लीट क्योर करना है, तो इस तरह से कॉज फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट में आपको एक्साइटिंग कॉज और क्रॉनिक में आपको फंडामेंटल कॉज फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने देखा एफोरिज्म नंबर 5। ओके, बाय बाय, सी यू।